प्रणाम मित्रों। एक मित्र है सिडनी से, हेमंत घिमिरे जी। उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, मैं जिस इंटेंसिटी से ओशो के प्रवचन पहले सुनता था, अब मैं उसी इंटेंसिटी से क्यों नहीं सुन पाता हूँ। तो प्रथम दर्शनी तो ये प्रश्न बहुत आम लगता है, बहुत सिंपल लगता है, जो कि है नहीं। क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ उनका ही नहीं है, ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस यही होता है। बस कोई लोग पूछते हैं और कुछ लोग बस ऐसे इग्नोर कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम से कम अपने आप से पूछना ये दिखाता है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन उठने भी ज़रूरी है और पूछने, या तो पूछें नहीं तो भी कम से कम उनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। लेकिन बस ऐसे ही उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि लोग आध्यात्मिक रास्ते पर आते ही क्यों है, क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आध्यात्मिक रास्ते पर या स्पिरिचुअल रास्ते पर आने के कारण उसके तो अनेक कारण हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी देखेंगे तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे उसको। एक है इमोशनल कारण, और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल या नेचुरल बोलिए। तो इन दो कारणों के वजह से लोग अध्यात्म में आ जाते हैं। तो इमोशनल में क्या होता है, इमोशनल में जैसे कि आप बहुत बुरे समय में, तो बुरा समय भी आपको विवश कर देता है कि आध्यात्म में आने के लिए, सोचने पर विवश कर देता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। या जैसे कि किसी के चाहने वाले, जैसे रिलेटिव्स या जो भी है, उनका देहांत हो जाना, तो समझ में आता है कि कोई किसी का है नहीं। ऐसी सारी चीज़ें जैसे, या दूसरी बात है जैसे कि पर्सनल ग्रोथ। अगर आप किस चीज़ में बहुत कम है, औरों से कम है, जिसमें भी आप अगर काम कर रहे हो या किसी भी एरिया में आप कम है, तो आप सोचने पे विवश हो जाते हो कि क्या है, मैं अपने आप को डेवलप कैसे करूं, इम्प्रूव कैसे करूं। कभी कभी वो रास्ता भी आपको अध्यात्म की तरफ लेके आ जाता है। फिर तीसरा है स्ट्रेस। जैसे कि बहुत ही परेशान हो आप, तो स्ट्रेस में भी आप सोचते हैं कि क्या है, तो आप ऐसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू कर लेते हैं या कुछ डिस्कोर्सेस शुरू कर लेते हैं या किसी गुरुओं के पास जाना शुरू कर देते हैं। और फिर चौथा है जैसे ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डिस्कवरी। मतलब अपने आप को आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप अपने बारे में जानने की उत्सुक हो जाते हैं कि आपको क्या है एक्चुअली, मैं जो ये व्यक्ति हूँ उसके अंदर क्या है। तो ये भी इमोशनली ही हो जाता है। तो ये सारे 3-4 जो पॉइंट हमने किए वो इमोशनली हो गए। दूसरा कारण है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्टेंशियल या प्राकृतिक, तो उसमें क्या है, देखिए आप जिस तरह से अपना सोसाइटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन डिज़ाइन हुआ है, उस तरह से हमने हमारा एक एज पे, आप कुछ भी करो, एक स्टेज ऐसा आता है कि आप आध्यात्मिक हो ही जाते हो। मतलब कम से कम सोचने पे विवश हो जाते हो। जैसे कि आप किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ जाते हो, तो पहले तो घर वाले खाना देते थे, शेल्टर देते थे। अब आपको स्वयं कमाना पड़ता है, स्वयं का घर लेना पड़ता है, आप शादी कर लेते हो, बच्चे कर लेते हो। तो वहाँ पर समझ में आता है कि आपकी
आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो आपके साथ कितना रहेंगे? आप जितना जो आप सोचते हो कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे? धन कमाना है, मेहनत करनी है, लोगों को सबको खुश करना है, ये सारी चीज़ें एक स्टेज पे ऐसा आता है। और अगर आपके पास पैसा भी हो तो भी एक ऐसा स्टेज आता है कि आप कितने समय तक आप ये पैसा कमा के आप क्या करोगे? मतलब आप कुछ भी करो, आप अगर स्मार्ट हो नहीं हो, इंटेलिजेंट हो नहीं हो, उससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जब जब व्यक्ति 40-45 साल का होता है तब तक आपको अध्यात्म तक ला के रखता ही है। वो आदमी विवश हो ही जाता है उसके ऊपर, उसके बारे में सोचने के लिए। तो इस तरह से हम शुरू कर देते हैं कुछ भी पढ़ना या किसी भी मास्टर को सुनना या किसी भी गुरु के पास जाना, इस तरह से हम शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गए कारण, ओके, कि हम आध्यात्मिक कंटेंट या स्पिरिचुअल कंटेंट हम क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके तो दो बातें हैं इसके बाद। एक तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो इसके आगे आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपका वो जो एनवायरनमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी आगे कंटिन्यू करने को मतलब सहायक नहीं है उस ऐसे एनवायरनमेंट में, तो आप वो छोड़ दोगे। और एक रीज़न है जैसे कि आप ऐसे रिलीजन में हो जैसे कि इस्लाम, जहाँ पे बस आप किसी एक किताब से बंधे हुए हो और वहाँ पे आप क्या ही स्पिरिचुअल बनोगे। मतलब आप कितना भी ट्राई करो, आप उसके आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग भी स्पिरिचुअलिटी तक नहीं आगे कंटिन्यू कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति है जो सचमुच अपने पे काम करना चाहते हैं या ऐसे किसी एनवायरनमेंट से नहीं बंधे हुए, वो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे सुनने के लिए। जैसे आपने कंटिन्यू किया, तो आप कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन आप सोच तो आप दिमाग से ही रहे हो। तो होता क्या है, तो स्पेशली आप जब ओशो को सुनते हो तो ओशो आपका माइंडसेट शैटर्ड कर देते हैं। मतलब वो बातें ही ऐसे करते हैं, ऐसे विद्रोह की बातें करते हैं। और होता क्या है, अपना माइंड नेगेटिविटी लेने के लिए सबसे आगे रहता है। मतलब हमारी पूरी सिविलाइजेशन ही नेगेटिविटी पे बेस्ड है। कोई भी किसी भी पॉजिटिविटी के लिए हम एक साथ नहीं आए, नेगेटिविटी के लिए आए। तो हम रोज़मर्रा की जीवन में भी आप देखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, उसमें आप देखिए 95%, 98% तक नेगेटिव ही बातें रहती है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स आप देखिए नेगेटिव ही रहती है। नेगेटिव बातें हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। और जब हम ओशो को सुनते हैं तो ओशो बात करते हैं सही करने के लिए, लेकिन बातें नेगेटिविटी से करते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलना है। वो बोलते अच्छे के लिए, लेकिन हमारा माइंड प्रोसेस उस तरह से करता है। और उसकी वजह से होता क्या है, जब वो ओशो को हम सुनते हैं तो शुरुआत में तो लगता है कि अरे ये इतना ओपन और इतना डेयरिंग से कौन बात कर रहा है। फिर वो समाज को गलत बोलते हैं, पंडित को गलत बोलते हैं, माता पिता को गलत बोलते हैं, टीचर को गलत बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम को गलत बोलते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव देख रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा आनंद आता है कि अरे वाह, ये तो सही बात कर रहे हैं। फिर कुछ समय पश्चात हमें ऐसा लगता है कि दुनिया तो सही गलत है ही। फिर कुछ समय पश्चात हमें ऐसा लगता है कि अरे हम भी गलत है, क्योंकि वही एरो हमारी तरफ आ जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि अरे नहीं, हम भी गलत है। और ये प्रोसेस तक, ये आप नेगेटिविटी जब सुन रहे हो, माइंड तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आगे आप अगर करते जाओगे, सुनते जाओगे ओशो को,
या किसी भी एनलाइटन व्यक्ति को, तो आप ये स्टेज तक भी आ जाओगे कि ये जो पूरा समाज गलत है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, तो मैं भी गलत हूँ। जब वो स्टेज आता है तो आपका माइंड वो इस तरह से प्रोसेस करता है कि ये ऐसा ही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है और कोई अच्छा नहीं है, ये ऐसा ही है, इसमें अच्छा और बुरा इसमें कोई नहीं है। तो आपके माइंड ने क्या किया? आपके माइंड ने आपके साथ खेलना शुरू किया। जब शुरुआत में माइंड को शॉक लगा था, तो माइंड को शॉक लगना, इसका सिंपल अर्थ है कि आपका जो माइंड सेट है, जिस तरह से आपने बना के रखा है माइंड सेट, बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना माइंड सेट बना के रखा है, तो वो शैटर्ड जब होता है तो आपको शॉक लगता है। और जब शॉक लगता है तो स्लोली वो उसको रिपेयर करना चालू कर देता है। इसलिए स्लोली जो भी बातें हैं, ओशो या ऐसे जैसे कोई भी विद्रोही जो बात करता है, तो फिर स्लोली उसको वो एब्जॉर्ब करने लगता है, एब्जॉर्ब करता है। और वो स्टेज में आके ऐसा हो जाता है कि कोई सही नहीं है और कोई गलत नहीं, ये प्रकृति ऐसी है और ऐसे ही चलती रहेगी, ये तो ठीक है। तो लोगों को लगता है हाँ, तो हम मैच्योर हो गए। तो अब क्या होता है कि अब अगर ऐसा कुछ टॉपिक आ जाता है या आप ओशो के डिस्कोर्सेस सुनते हो, तो माइंड आपको पहले से ही सचेत कर देता है कि ये ऐसा ही होता है और ये तो ऐसा ही होने वाला है, ये मुझे तो पहले से ही पता है, या मेरे भी ऐसे ही विचार है। याद रखना, जब पहले बार आप ओशो के विचार सुनते हो तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो कुछ अलग ही है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन स्लोली आगे जाकर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बात सही है, ओशो तो मेरे ही मन की बातें कर रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है। आपका माइंड अब शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करने लगा है, वो आपको शॉक नहीं लेने देता, और इसीलिए हमारा इंटरेस्ट स्लोली कम हो जाता है। परंतु ये एंड नहीं है। अगर जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर काम करना चाहता है, या आप ऐसा कहें कि सचमुच वो सच्चा साधक है, तो वो अपने आप के ऊपर काम करते रहेगा, माइंड के ऊपर काम करते रहेगा। क्योंकि क्या है, ये जो भी हुआ है, ये जो प्रोसेस जैसे मैं अभी बताया, तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है माइंड, वो माइंड का आपका स्वयं का एक्सपीरियंस नहीं है, ये माइंड ने आपको उधार का एक्सपीरियंस दे दिया। माइंड ने बता दिया कि मैंने ऐसे सुना, यहाँ पर सुना है, ओशो को सुना है, ये इधर किया, ओशो की बातें ले ली, अनकॉन्शियस माइंड में डाल दी और वो आपको निकाल के बता दिया। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माइंड ने आपको गलीबल बना दिया। और इसलिए माइंड आपको कहता है कि अरे आप तो पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपका वो स्वयं का अनुभव ना हो, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अनुभव लेने के लिए आपको आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा पहले तो। क्योंकि अब ओशो का सुन के, या तो एक एंटरटेनमेंट समझकर आप उसको सुनते रहिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं और वर्षों से सुन रहे हैं। और किसी को तो आदत पड़ गई है, रात को जब तक ओशो की आवाज़ नहीं सुनते उन्हें नींद नहीं आती है, रात भर डिस्को सेट चलाते हैं। अभी हमने ऐप बनाया आज भगवान, तो लोगों ने, बहुत सारे लोग मुझे ये बता दें कि मैं आपका तो ऐप सुन से हमारी रात आपका ऐप से डिस्को शुरू करता हूँ और वो सुबह तक चलता ही रहता है, तो बहुत आनंद आता है ओशो के आवाज़ के साथ उठने में। कोई उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए
आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे रास्ते हैं उसके ऊपर माइंड सेट चेंज करने के लिए। जैसे अभी हम ये वैदिक स्टाइल हम यहाँ पे रहते हैं फार्म पे, आश्रम में, ऐसे माहौल में रहेंगे तो आप माइंड से शिफ्ट होके नेचर पे आ जाएंगे। जब कोई भी नेचर पे आ जाता है तो अपने आप से ज़्यादा क्लोज आता है, क्योंकि माइंड को अगर कॉम्पिटिटर चाहिए या माइंड को कम्पीट करना है, आपको अगर चाहिए कि माइंड को कैसे कंट्रोल, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको माइंड से कोई तो बड़ा चीज़ लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आपको वैसे लाइफस्टाइल रखनी पड़ेगी। और अगर आप सरेंडर हो जाते तो माइंड ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता। ड्रॉप मतलब उसका तर्क चलता नहीं है, क्योंकि आप सरेंडर हो। तो सरेंडर होने के लिए नेचर, प्रकृति सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप अगर उस तरह से काम करेंगे तो चांसेस है आप ओशो को फिर सुनेंगे तो भी आपको जब सुनेंगे तब ऐसा लगेगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज मतलब मैं नहीं बोलता चेंज इतने इजीली हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। इनफैक्ट प्रकृति में सब कुछ इजी है, इतनी इजी है, हमने चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट बना के रखी है। नहीं तो बाकी सब तो यहाँ पे इजी है। तो आशा करता हूँ कि आपको उत्तर मिला रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आवाज़ है अभी, क्योंकि बहुत तेज़ वर्षा हो रही है बाहर, और आपको तो सुनाई देता ही रहेगा। तो मिलते हैं, प्रणाम।